तो यहाँ पर फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो और बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो आपके लिए। जैसा कि आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर साहित्यिक हिंदी का भी बताइए, तो यहाँ पर साहित्यिक हिंदी का सभी आपकी वीडियोज़ जो है ना, इम्पोर्टेंट वीडियो की जो आपके इम्पोर्टेंट प्रैक्टिस सेट हैं और वो प्रैक्टिस सेट कराए जा रहे हैं। अब बस आपको उन प्रैक्टिस सेट के प्रश्नों को रटना है, पढ़ना और कुछ नहीं करना है। और वीडियो को पूरा वॉच कर जाइएगा और जो भी साथी हमारे नए हैं ना, वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक, कमेंट सब ज़रूर कर देंगे। साथ ही साथ आप सभी लोग बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा ताकि जैसे ही वीडियो आपको नई जैसे ही डलती है तो आपके पास नोटिफिकेशन तुरंत ही पहुंच जाए, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर एक बार फिर से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, साहित्यिक हिंदी को पढ़ने वाले हैं। और यहाँ पे साहित्यिक हिंदी का अगर मैं बात बता दूं आपको, तो ये आपका 2025 का आदर्श मॉडल प्रैक्टिस सेट है। क्या है? 2025 का आदर्श मॉडल प्रैक्टिस सेट है और 301 डीएफ, और इसमें आप मजाइएगा, दो पूर्णांक इसमें 100 नंबर का आपका रहेगा और समय 3 घंटे 15 मिनट आपको दिया जाएगा। बस आपको अच्छी तरीके से हमारे साथ जुड़े रहना है और कुछ नहीं करना है और पढ़ते रहना है, ठीक है ना? चलिए अभी स्टार्ट करते हैं और अच्छी तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। देखिए इसमें मैंने आपको हर एक प्रैक्टिस सेट में बताया हुआ है कि प्रारंभ के 15 मिनट आपको किस लिए दिए जाते हैं, प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए जाते हैं और इसमें कुछ नहीं है। और इसमें 2 खंड में आपके पेपर होंगे और दोनों खंडों के जितने भी आपके प्रश्न होंगे ना, सभी का उत्तर देना आपके लिए आवश्यक होगा। बस इतनी बात आप ध्यान रखेंगे और कुछ नहीं करना है। अब हम बात करेंगे किसकी, ध्यान दीजिएगा, खंड क की बात करेंगे। पहला प्रश्न देखेंगे आपके लिए, पहला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो गुरुदेव पहला प्रश्न स्टार्ट कर दीजिए आप। भारतेंदु युग के निबंधकार कौन है? तो भारतेंदु युग के जो निबंधकार हैं आपके कौन हो जाएंगे, आपको बताना है। तो कौन हो जाएंगे? प्रताप नारायण मिश्र आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? ये हो जाएंगे प्रताप नारायण मिश्र। और आपको बिल्कुल भी समय नहीं गंवाना है। अच्छी तरीके से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी रिवीजन कर लीजिए और प्रश्नों को अच्छी तरीके से पढ़ लीजिए। आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। तो आखिरी चट्टान किस विधा की रचना है, आपको ये बताना है। तो आखिरी चट्टान यात्रा वृत्त है। ये क्या है? एक प्रकार की यात्रा वृत्त है, आपको ये लिख लेना है, ठीक है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी कृत बाण भट्ट की आत्मकथा की विधा है, किस विधा है? देखिए उपन्यास है आपका ये, ठीक है ना। कौन सा? आचार्य साहब प्रसाद द्विवेदी का कृत बाण भट्ट की आत्मकथा जो है ना, ये आपका क्या है? एक उपन्यास है। इसको आप जरूर लिख दीजिएगा, ठीक है ना। क्या है ये क्या है आपका? ये आपका क्या है? एक आत्मकथा है। तो ये आपका क्या होगा? उपन्यास हो जाएगा, ठीक है। इसको आप जरूर कर दीजिएगा। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की कहानी है। तो चंद्रधर शर्मा की गुलेरी कौन सी कहानी है? उसने कहा था। क्या हो जाएगा? उसने कहा था, आपका ये हो जाएगा। उसके बाद ध्यान दीजिएगा, आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? तो आनंद कादम्बिनी पत्रिका के संपादक कौन थे? कौन थे आपके? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। कौन है हमारे? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन आपके हो जाएंगे। तो ये भी प्रश्न आप जरूर लिख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। और सभी प्रश्न जो आपके हैं ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले प्रश्न है। क्या है? मोस्ट आईएमपी वाले प्रश्न है। और इन प्रश्नों को यार जरूर रट कर जाइएगा। आप देखेंगे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में मिलने वाले हैं और आपको कुछ नहीं करना है, हमारी बातों को सुनना है, ध्यान से अच्छी तरीके से समझते चलना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखेंगे। आगे देखेंगे अ, कुमार रासु के रचयिता और रचनाकार कौन है? तो कौन हो जाएंगे आपके? दलपति विजय। कौन हो जाएंगे? दलपति विजय आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? दलपति विजय हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से प्रयोगवादी कवि कौन है? तो निम्नलिखित में से जो प्रयोगवादी कवि हैं हमारे, कौन हो जाएंगे? अज्ञेय जी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? अज्ञेय जी हो जाएंगे। इसको भी कर दीजिएगा। और ध्यान दीजिएगा, और क्या हो जाएगा? महादेवी वर्मा किस काव्यधारा की कवित्री हैं? तो महादेवी वर्मा आपकी किस काव्यधारा की कवित्री हैं? तो ये आपकी हो जाएंगी छायावादी काव्यधारा। किसकी? छायावादी काव्यधारा की क्या है? कवित्री आपकी हो जाएंगे, ठीक है। आगे, मैथिली शरण गुप्त की रचना कौन सी है? तो मैथिली शरण गुप्त की रचना की बात करेंगे तो क्या हो जाएगी? भारत भारती आपकी हो जाएगी। क्या हो जाएगी? भारत भारती आपका हो जाएगा, ठीक है। कामायनी किस विधा की रचना है? तो कामायनी आपकी महाकाव्य है। ये क्या है? एक महाकाव्य है आपका। इसको भी आप लिख लीजिएगा। ये क्या है? कामायनी। कामायनी एक महाकाव्य है। महाकाव्य भी अच्छी तरीके से लिख लीजिएगा और चीजों को समझते चलेंगे और अच्छी तरीके से आपका समझ में आ जाएगा, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित प्रश्नों के उत्तर आपको देना है। तो पहले हम लोग गद्यांश को पढ़ेंगे। तो गद्यांश पढ़ेंगे और अच्छी तरीके से देखेंगे इसमें क्या दिखा है। देखिए आपका अंडरलाइंड मतलब रेखांकित अंश है, आपको इसकी व्याख्या भी आपको करनी होगी। इसमें दो आपको दिया हुआ है, दोनों का भी नीचे करेंगे और अच्छी तरीके से समझेंगे, ठीक है। अब देखेंगे, जन का प्रवाह अनंत होता है, सहस्त्र वर्षों से भूमि के साथ राष्ट्रीय जन के और तादात्म्य
किया है। जब तक सूर्य की रश्मियां नित्य प्रातः काल भुवन को अमोद से भर देती हैं, तब तक राष्ट्रीय जन का जीवन भी अमर है। इतिहास के अनेक उतार चढ़ाव पार करने के बाद भी राष्ट्र निवासी जन नई उठती लहरों से आगे बढ़ने के लिए अजर अमर है। जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह की तरह है, जिसमें कर्म और श्रम के द्वारा अ, उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करना होता है। ठीक है, आपका ये हो जाएगा। अब देखेंगे उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। अब ये आपको ऐसे लिखना है जैसे क्या हो जाएगा यहाँ पर, जो उपयुक्त गद्यांश है किससे लिया गया है, राष्ट्र के स्वरूप चैप्टर से लिया गया, और इसके लेखक की बात करेंगे, लेखक कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आपके हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे, डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल आपको हो जाएंगे। रेखांकित अंशों की व्याख्या आपको करना है। चलिए इसकी व्याख्या भी कर लेते हैं हम लोग। प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि हजारों वर्षों से राष्ट्र के नागरिकों ने अपनी भूमि के साथ तादात्म्य में स्थापित किया है। क्या किया है, तादाद में स्थापित किया है, और यह पीढ़ी दर पीढ़ी निरंतर आगे बढ़ती रहती है, और जब तक संसार में सूर्य की किरणें चमकती रहेंगी तब तक राष्ट्र के निवासियों का जीवन अमर रहेगा। दूसरा नंबर भी आपका दिया है, दूसरा नंबर भी देखेंगे। जन का सततवाही करना होता है, क्या होता है, प्रस्तुत रेखांकित अंश में लेखक कहते हैं कि किसी राष्ट्र के निवासी नदी के प्रवाह की भांति निरंतर प्रगति करते हुए अपने श्रम एवं कर्म के बल पर अपने पद चिन्ह बनाते हैं। आने वाली पीढ़ियां पद चिन्हों का लाभ उठाते हुए आगे बढ़ती हैं और अपना क्या करती हैं, विकास करती हैं। प्रगति का पथ इसी प्रकार के निरंतर घूमता हुआ चक्र है, जो राष्ट्र के जनों को हमेशा के लिए अमर बना देता है। अपनी शक्ति, अपनी क्षमता के बल पर क्या करता है, राष्ट्र को उन्नति के पथ पर ले जाने का दायित्व राष्ट्र के लोगों का ही होता है। वे अपने ज्ञान, कर्म, परिश्रम के बल पर राष्ट्र का विकास करते हैं। क्या करते हैं, राष्ट्र का विकास करते हैं। और ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर 3 का ध्यान दीजिएगा, क्या हो जाएगा, जन का प्रवाह कैसा होता है। क्या ध्यान दीजिएगा, जन का प्रवाह कैसा होता है आपको ये बताना है। तो जन का प्रवाह क्या होता है, अनंत होता है। तो साथियों आपको मैं बता दूं कि आप लोग बस आसान आराम से पढ़ते रहिए, कोई टेंशन आपको नहीं लेनी है। और जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि अब आपका पेपर 24 फरवरी से स्टार्ट है, तो बस आप लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट अवेलेबल थे आपके लिए हम लोगों ने कर दिया। और साहित्यिक हिंदी की डिमांड थी, साहित्यिक हिंदी भी आपके लिए पूरा करवाया जा रहा है। तो इसमें आपको बस घबराना नहीं है यार करेजा, आप लोगों के लिए ही सारी चीजें की जा रही है। तो बस आपको क्या करना है, वीडियो को शेयर करना है और चैनल को लाइक कर देना है, और सब्सक्राइब भी कर देना है, वीडियो को लाइक कर देना है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आगे। जन का सततवाही जीवन किसके समान होता है, तो जन का सततवाही जीवन नदी के प्रवाह के समान होता है। मानव किस प्रकार उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है, तो मानव कर्म और श्रम के द्वारा उत्थान के अनेक घाटों का निर्माण करता है। ये भी आपको कर देना है, ठीक है। चलिए, तो बस आप लोग पढ़ते रहिए। देखिए ये भी आपके लिए हो जाएगा, इसको भी हम लोग अच्छी तरीके से देखते हैं क्या चीज इसमें दिया गया है। जन्म लेने वाले प्रत्येक व्यक्ति के भरण पोषण की, उनके शिक्षण की, जिससे वह समाज के एक जिम्मेदार घटक के नाते अपना योगदान करते हुए अपने विकास के समर्थ हो सके, उसके लिए स्वस्थ एवं क्षमता की अवस्था में जीविकोपार्जन की, और यदि किसी भी कारण वह संभव हो न हो, तो भरण पोषण तथा उचित अवकाश की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी समाज की है। प्रत्येक सभ्य समाज इसका किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है। प्रगति के यही मुख्य मानदंड है। अतः न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन के लिए रोजगार, सामाजिक सुरक्षा और ध्यान दीजिएगा कल्याण को हमें मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। प्रस्तुत गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम आपको लिखना है, ध्यान दीजिएगा। लेखक का नाम पाठ का नाम प्रगति के मानदंड, ठीक है ना, और लेखक पंडित दीनदयाल उपाध्याय आपके हो जाएंगे। तो आप ऐसे लिखेंगे, कैसे लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के हिंदी के पाठ यानी कि हिंदी के प्रगति के मानदंड नामक पाठ से लिया गया है। इसके लेखक कौन है, लेखक आप लिखेंगे, क्या लिखेंगे, पंडित दीनदयाल उपाध्याय आप लिख दीजिएगा। तो बस इतना आपको लिखना रहेगा यार। आप मत कहिएगा कि सर इसने आपने शॉर्ट फॉर्म में करा दिया। देखिए इतने आप प्रैक्टिस सेट हम लोगों ने करा दिया है कि आप वहां से अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो आप बस यार गुरुदेव, मतलब आप लोग अच्छी तरीके से बस पढ़ते रहिए, ठीक है ना। चलिए आगे देखेंगे, रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, तो रेखांकित अंश की व्याख्या चलिए कर लेते हैं। और रेखांकित अंश में लेखक उपाध्याय जी कहते हैं कि प्रत्येक सभ्य और
और सांसारिक समाज मानव के जीविकोपार्जन, जीविका का, वृत्ति का किसी न किसी रूप में निर्वाह करता है अथवा पालन करता है। ये आप कर दीजिए। व्यक्ति के भरण-पोषण की ज़िम्मेदारी किसकी है? आपको ये बताना है। तो व्यक्ति के भरण-पोषण की उसकी ज़िम्मेदारी समाज की है और प्रगति के मुख्य मानदंड क्या हैं? आपको ये बताना है। तो प्रगति के मुख्य मानदंड मानव का भरण-पोषण, शिक्षण, स्वास्थ्य आदि व्यवस्था समाज द्वारा किया जाना है। आपका ये हो जाएगा, ठीक है? आगे चलेंगे, आगे देखेंगे यार, हमें मूलभूत अधिकार के रूप में किसे स्वीकार करना होगा? तो हमें न्यूनतम जीवन स्तर की गारंटी, शिक्षा, जीविकोपार्जन हेतु रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण को मूलभूत अधिकार के रूप में स्वीकार करना होगा। ठीक है? आगे चलेंगे, पद्यांश पर आधारित प्रश्नों को हम लोग लिखेंगे। अब देखिए पद्यांश को अच्छी तरीके से पढ़ेंगे। कय तारा गण थगन लुकत प्रगटन शशि अबिकल कय कालंदी नीर तरंग जितो उपजावत तिनको ही धरि रूप मिलन हित तासो धावत। अब देखेंगे, कय बहुत रजत चकई चलत कय फुहार जल उच्छरत कय निशिपति मल्ल अनेक विधि उठ बैठक कसरत करत। ठीक है, तो ये देखेंगे अच्छी तरीके से इसको भी। इसमें क्या दे रखा है आपको हम बताएंगे अच्छी तरीके से, इसमें भी क्या दे रखा है। तो इसका आपको पहले पद्यांश लिखना है, मतलब प्रश्न नहीं पूछा है। प्रस्तुत प्रस्तुत क्या दे रखा है, प्रस्तुत क्या दिख रहा है इसमें, ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत पद्यांश का शीर्षक एवं कवि का नाम आपको लिखना है। तो शीर्षक आपका क्या हो जाएगा, जमुना छवि, और कवि भारतेंदु हरिश्चंद्र। आपको मैंने बताया कैसे लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक, किससे, पाठ्य पुस्तक किसके, ध्यान दीजिएगा, यमुना छवि नामक पाठ से लिया गया है। इसके कवि कौन है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी हैं। इसको आप लिख दीजिएगा, आप लोग, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो इतनी तो आप अच्छी तरीके से समझ रखते हैं कि हाँ कैसे हम इसको लिख सकते हैं, ठीक है। कुछ चीजें हिंदी में क्या होती है ना समझने वाले, और हाँ यार आपके सभी सब्जेक्ट का ना हम लोग निचोड़ देने वाले हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से, ठीक है ना। चलिए आगे, रेखांकित अंश की व्याख्या को करना है। संकेत आपको यहाँ से हो जाएगा और ये कसरत करत आपका हो जाएगा, ठीक है, ये आपका हो जाएगा। चलिए आगे चलेंगे, आगे देखेंगे। रेखांकित अंश में कवि भारतेंदु जी कहते हैं कि यमुना जल की लहरों में क्या, यमुना जल की लहरों में चंद्रमा ऐसा दिखाई दे रहा है कि वह दंड बैठक करते हुए अनेक मल्ल या कसरत की क्रिया कर रहा है। कवि को चंद्रमा कैसा प्रतीत हो रहा है आपको ये बताना है। तो कवि को चंद्रमा कैसे प्रतीत हो रहा है, कवि को जो चंद्रमा है ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो वह दोनों पक्षों में उदित होकर यमुना के जल में लीन हो जाता है। क्या हो जाता है, यमुना के जल में क्या हो जाता है, लीन हो जाता है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। तो ये चीज समझ में आ रही ना आपको, तो कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए गुरुदेव, बस बहुत मजा आ रहा है पढ़ने में, आप ऐसे ही पढ़ाते रहिए, मेहनत करते रहिए, हम आपको सपोर्ट करते रहेंगे, ठीक है ना। चलिए आगे चलेंगे। कालिंदी जल की तरंगों में कौन दिखाई पड़ रहा है। कालिंदी जल की तरंगों में चंद्रमा अनेक अनेक रूपधारी स्वरूप में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है, आपका ये हो जाएगा। आगे चलेंगे, आगे देखिए आपका क्या हो जाएगा। जल में फुहार क्यों एवं कैसी उठ रही है आपको ये बताना है। तो जल में चकेरी यानी चकवी के चलने से चांदी फुहार सी उत्पन्न हो रही है। और कवि द्वारा यमुना की छवि का किस समय का वर्णन किया गया है आपको बताना है। देखिए इसमें चंद्रमा की बात आई ना, चंद्रमा की बात आई। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण आपके लिए हो जाएगा। क्या हो जाएगा साथियों, और मेरे प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, छवि द्वारा यमुना की छवि का पूर्णिमा की रात्रि का वर्णन किया गया है। और जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है आपको ये बताना है। तो ध्यान दीजिएगा, जात जमुन जल में कौन सा अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है। अथवा में भी आपका पूछा जाए क्या, बैठी खिन्न, क्या कह रहा है, बैठी खिन्न यक दिवस वे गेह में थी अकेली, आके आंसू दिग युगल में थे धरा को भिगोते, आई धीरे इस सदन में पुष्प सदगंध को ले। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। और ध्यान दीजिएगा, और इसमें क्या कह रहे हैं आगे देखेंगे। इसमें प्रातः वाली सुपवन इसी काल वातायनों से संतापों को विपुल बढ़ता देख के दुखिता हो, और धीरे बोली संद दुख उससे श्रीमती राधिकेय, और प्यारी प्रातः पवन इतना क्यों मुझे है सताती, क्या तू भी है कलुषित हुई काल की क्रूरता से। आगे देखेंगे, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ आपको लिखना है। संदर्भ में आप क्या लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक काव्य खंड के पवन दूतिका, कहाँ से, पवन दूतिका
शीर्षक से अवतरित है और यह द्विवेदी युग के कवि अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध द्वारा लिखा गया है, रचित किया गया है। प्रवास नामक प्रसिद्ध महाकाव्य के अंश से संकलित है। ठीक है, ये कर देना है। और रेखांकित अंश की व्याख्या आपको करना है, तो ध्यान दीजिएगा। प्रस्तुत रेखांकित अंश में ध्यान दीजिए क्या कह रहा है कि क्या हो रहा है यहाँ पर। अंश में श्री कृष्ण ने वियोग से पीड़ित, देखिए यहाँ पे अब वियोग की बात आ रही है ना। रेखांकित अंश में श्री कृष्ण के वियोग से पीड़ित श्री कृष्ण श्री राधिका जी पवन का स्पर्श कर उससे वार्तालाप करती हैं। व्याख्या में ध्यान दीजिएगा, वार्तालाप करती है। प्रसंग में आप इतना ही लिखेंगे और हालांकि व्याख्या आपको यहाँ से शुरू होना चाहिए। तो इसमें क्या कहा गया है कि जो राधिका है ना, राधिका क्या है, कृष्ण भगवान उनको छोड़कर चले जाते हैं, तो वो विरह में हो जाती हैं। तो उस विरह में उनके पास तो कोई था नहीं। अब हवाएं चल रही थी, धीरे धीरे हवाएं चल रही थी। अब उन पवन यानी कि हवा से क्या कह रही हैं, उसी के बारे में वर्णन इसमें कहा गया है। ये बात आप समझ में आ गई होगी। व्याख्या करेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि हरिऔध जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि एक दिन श्री राधिका जी श्री कृष्ण के मथुरा जाने के पश्चात अत्यंत वियोग से दुखी होकर वियोगिनी रूप में अकेली बैठी थी। उनके दोनों नेत्रों से आंसू बह बह कर, मतलब कि श्री कृष्ण चले गए थे, अब वो रो रही हैं। अब उनकी आंखों से इतना आंसू गिर रहा है। अब देखिए क्या हो रहा है, आंसू बहकर पृथ्वी को गीला कर रहे थे। जैसे आंसू गिर रहे हैं तो पृथ्वी वहां की गीली हो रही है। हालांकि अतिशयोक्ति का प्रयोग किया गया है, आपको इतना गंभीर नहीं लेना है। बह बह कर गिर रहे थे, इतने में प्रातः काल बहने वाली, मतलब सुबह का समय था उस समय। क्या हुआ, प्रातः काल क्या हुआ, बहने वाली सुख देने वाली वायु फूलों की श्रेष्ठ गंध लेकर धीरे धीरे से खिड़कियों के मार्ग से घर में प्रविष्ट हुई। जो वायु श्री कृष्ण से ब्रज में रहने पर सुख देने वाली थी, वही अब उनके वियोग में श्री राधा जी के दुख को बढ़ाने वाली सिद्ध हुई। ठीक है, अभी आपका हो जाएगा। एक दिन अकेली अपने गेह में कौन बैठी थी, तो राधिका जी एक दिन अकेली अपने गेह में बैठी थी, अपने घर में बैठी थी। आपका ये हो जाएगा। उसके बाद श्रीमती राधिका पवन से क्या कहती हैं, श्रीमती राधिका, हे प्यारी प्रातः की पवन, तुम मुझे इतना क्यों सता रही हो, क्या तुम भी काल की क्रूरता से मतलब कलुषित हुई हो। मतलब अब उनको तो यही लग रहा है कि जो समय चल रहा है उनके लिए खराब चल रहा है, तो वो अब पवन को भी कहने लगी, क्या तुम ही इतना कलुषित हो गए हो कि तुम मुझे इतना दर्द दे रही हो ठंडी ठंडी हवाएं चलाकर। ठीक है, अब देखिए क्योंकि अब देखिए प्रस्तुत पद्यांश में दूतिका या संदेश वाहिका कौन है, तो पवन हो जाएगा। पवन आपका हो जाएगा, ये मैंने आपको बताया ना, पवन ही है। चलिए, निम्नलिखित में से किसी एक का लेखक का जीवन परिचय हजारी प्रसाद द्विवेदी और कन्हैयालाल मिश्र प्रभाकर हरिशंकर परसाई। लगभग हम लोगों ने सभी का कर लिया, लेकिन यहाँ पर हजारी प्रसाद द्विवेदी का जीवन परिचय करते हैं। तो चलिए इनका जीवन परिचय करते हैं। क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। श्रेष्ठ निबंधकार आलोचक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म 1907 ईस्वी में कहाँ पर हुआ था, उत्तर प्रदेश के बलिया जिले के दूबे के छपरा नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता प्रकांड ज्योतिषी पंडित अनमोल दुबे और माता श्रीमती ज्योतिष कली देवी थी। क्या थी, ज्योतिष कली देवी थी। और इन्होंने वर्ष 1930 ईस्वी में काशी हिंदू विश्वविद्यालय में ज्योतिषाचार्य की उपाधि प्राप्त की। ठीक है ना। और ध्यान दीजिएगा, और क्या है, वर्ष 1940 में वर्ष 1950 तक शांति निकेतन में हिंदी भवन के निदेशक कर रहे। और वर्ष 1950 में काशी हिंदू विश्वविद्यालय के हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने। वर्ष 1960 से 1966 तक पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ में हिंदी विभाग के अध्यक्ष रहे। 19 मई सन 1979 ईस्वी में ये महान साहित्यकार सदा के लिए चिरनिद्रा में लीन हो गए। और कृतित्व रचनाएं, इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं, रचनाओं की बात कर लेते हैं। यहाँ रचनाएं तो बहुत जरूरी है। आचार्य द्विवेदी जी के विविध वर्गों का कृतित्व निम्नलिखित है। निबंध संग्रह की बात करने पहले हम, तो इनका निबंध संग्रह देखिए कौन कौन सा हो जाएगा। अशोक के फूल, फुटज, विचार प्रवाह और विचार और वितर्क आपका हो जाएगा। और अशोक पर्व, कल्पलता आदि आपका हो जाएगा। आलोचना साहित्य की बात करेंगे, सूर साहित्य, कालिदास की लालित्य योजना, कबीर कबीर साहित्य, सहचर और साहित्य का मर्म आदि आपका हो जाएगा। इतिहास ग्रंथ की बात करेंगे तो हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य का आदिकाल और हिंदी साहित्य आदि आपका हो जाएगा। तो इतनी बातें आपको समझ में आ रही होंगी, कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं होनी चाहिए। उपन्यास ग्रंथ की बात करेंगे, बाणभट्ट की आत्मकथा, चारू चंद्र लेख,
पुनर्नवा, अनाम दास का पोथा, ये इनके क्या है उपन्यास हैं आपके, ठीक है। ये भी अनुदित ग्रंथ की बात करेंगे, इनके अनुदित ग्रंथ को भी देख लेते हैं क्या हो जाएगा। और अनुदित ग्रंथ भी आपको देखना होगा अच्छी तरीके से, क्या है ध्यान दीजिएगा। जो आपके अनुदित ग्रंथ है क्या है, लाल कनेर हो जाएगा, मेरा बचपन, विश्व परिचय, प्रबंध चिंतामणि, और पुरातत्व प्रबंध आपका हो जाएगा, संग्रह प्रबंध कोश आदि आपके हो जाएंगे। संपादित ग्रंथ की बात करेंगे, नाथ सिंधो की बनिया, संचित पृथ्वीराज रासो, संदेश रासक आपका हो जाएगा, और आदि आपके हो जाएंगे। अब खंड ख की बात करेंगे, खंड ख में देखिए आपका क्या हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी कृतियों का, अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिओं, जगन्नाथ रत्नाकर, मैथिली शरण गुप्त। हालांकि हम यहाँ पर हम लोग क्या करने वाले हैं, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का क्या करने वाले हैं, जीवन परिचय लिखने वाले हैं, ठीक। तो इतनी रही। अब इसके बाद देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, जीवन परिचय का देखते हैं। यार करेजा लोग, आप लोग बस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और कुछ नहीं चाहिए आपको, और अपने उनको जरूर शेयर कर दीजिएगा, ठीक है ना, समझ रहे हैं आप लोग। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओत का जन्म कब होता है, क्या कब होता है, इनका जन्म कब होता है, इनको आपको ध्यान देना होगा। इनका जन्म होता है 15 अप्रैल सन 1865 ईस्वी में, उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में हुआ था। इनके पिता पंडित भोलानाथ सिंह, कौन, इनके पिता का नाम क्या था, पंडित भोला। जहां जहां मैं पेन का मार्क करूंगा ना, जहां जहां मैं मार्क लगाऊंगा, वो पॉइंट याद करना है आपको, ठीक है ना। प्रदेश के आजमगढ़ जिले के निजामाबाद में, ये भी पॉइंट याद करना, ठीक। और भोला सिंह उपाध्याय तथा माता श्रीमती रुक्मणी देवी, ये भी याद करना है, ठीक है। और इनकी प्रारंभिक शिक्षा फारसी भाषा में हुई। मिडिल उत्तीर्ण करने के बाद पश्चात आगे की शिक्षा के लिए इन्होंने क्वींस कॉलेज वाराणसी गए, लेकिन अस्वस्थ होने के कारण इन्हें लौटना पड़ा। इन्होंने अंग्रेजी, फारसी, संस्कृत की अध्ययन किया, कानूनगो की परीक्षा उत्तीर्ण कर कानूनगो बन गए। तत्पश्चात ध्यान दीजिएगा, तत्पश्चात अवैतनिक रूप से काशी विश्वविद्यालय में प्राध्यापक भी रहे। ये यशस्वी साहित्यकार 6 मार्च 1947 को नश्वर शरीर त्याग कर ब्रह्म तत्व में विलीन हो गए। उनकी रचनाओं की बात करेंगे, हरिओत की विविध रचनाएं निम्नलिखित हैं। महाकाव्य की बात करेंगे, प्रिय प्रवास इनका महाकाव्य है, वैदेही वनवास आदि, ये सारे आपके हो जाएंगे। और काव्य संग्रह की बात कर लेते हैं। काव्य संग्रह इनका भी आपको लिखना है। काव्य संग्रह आप लिख लीजिएगा अच्छी तरीके से, क्या है, रस कलश हो जाएगा, परिजात हो जाएगा, चोखे चौबदे और चुभते चौबदे आदि आपके हो जाएंगे, ठीक है। आगे चलेंगे, आगे देखिए। और दूत काव्य आपका क्या हो जाएगा, पवन दूतिका। नाटक आपका क्या हो जाएगा, प्रद्युम्न विजय एवं रुक्मणी परिचय आपका हो जाएगा, ठीक है, ये कर दीजिएगा। और कहानी कला की बात करेंगे तो कला की दृष्टि से पंचलाइट कहानी की समीक्षा, और पंचलाइट मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में कराया है, इसको आप जरूर देखिए। पंचलाइट में मैं आपको बता दे रहा हूँ अच्छी तरीके से, इसकी कहानी आपको समझा दे रहा हूँ। पंचलाइट में क्या होता है कि एक गोधन नाम का लड़का होता है, जो कि गांव वालों के द्वारा निकाल दिया जाता है गांव से। अब गांव में पंचलाइट आती है, पंचलाइट लाती है तो सभी गांव के लोग इकट्ठा होते हैं वहां पे। और जब इकट्ठा होते हैं तो उस समय पंचलाइट वहां पर कोई नहीं जला पा रहा था। तो फिर जो पंच थे वहां पे, उनको मतलब कि कोई बताता है कि जो गोधन है वो पंचलाइट जला लेगा। तो पंचों ने क्या किया, निर्णय किया कि आखिरकार हम लोग गोधन को बुलाते हैं, ढूंढ कर लाते हैं। तो गोधन आता है और पंचलाइट को आसानी से जला देता है। जब वह जला देता है तो जो उसने गुनाह भी किया था, वो सारे गुनाह उसके माफ हो जाते हैं। और यही सिर्फ इस कहानी में है, और कुछ कहानी में है नहीं। ये सारी चीजें बस इतना आपको समझना होगा, और यही बातें आपको बनाकर लिखना होगा। और जो भी चीजें इंपॉर्टेंट है इसमें, जैसे कथा वस्तु में क्या चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा समझाने का भी प्रयास कर दूंगा, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो। क्योंकि ये हर एक प्रैक्टिस सेट में, देखिए वही चीज मैंने आपको बताया ना, हर एक प्रैक्टिस सेट में आपको सारी चीजें लिखी हुई मिलेंगी। और कहीं से भी एक बार पढ़ लीजिएगा अच्छी तरीके से मन लगाकर, और सुन लीजिएगा, आपको वो चीजें दोबारा नहीं पढ़नी पड़ेगी। ये आपका निश्चित है ना, ठीक है। ये आप जरूर कर दीजिएगा, चलिए चित्रण भी कर दीजिएगा, ठीक है। और आगे चलेंगे तो आगे आपका क्या आता है, ध्यान दीजिएगा। ये आता है, ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट पंचलाइन। उसके बाद आता है करुणाशा की हार। और इसको मैं आपको बताता हूँ, करुणाशा की हार कहानी के प्रमुख पात्र नायक अथवा भैरव पांडे का जो चित्रण आपको करना है। तो भैरव पांडे का जो चित्रण आपको करना, इसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट कहानी आपके लिए है। चलिए इसको मैं थोड़ा बता देता हूँ क्या चीजें इसमें है। तो इसमें क्या चीजें हैं, मैं आपको थोड़ा अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास करूंगा। और करुणाशा की हार परिचय, ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा इसमें। डॉक्टर शिव प्रसाद सिंह द्वारा रचित कहानी करुणासा की हार के प्रमुख पात्र कौन है, भैरव पांडे हैं।
ये गाँव के कुलीन ब्राह्मण हैं। ये क्या है, भैरव पांडे क्या होते हैं? ब्राह्मण होते हैं। अब आगे देखिए क्या है, और इनका परिवार भरा पूरा है, इनके पुरखों प्रसिद्ध पंडित हैं, इनके चरित्र की प्रधान प्रमुख विशेषताएँ निम्नलिखित हैं। अब इनका देखिए, क्योंकि इनका चरित्र चित्रण हमें लिखना है, कहानी लिखनी नहीं है, तो ऊपर वाले में कहानी थी। हमें अब यहाँ पे किसकी कहानी लिखनी है, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूँगा। कहानी हमें किसकी लिखनी है? हमें भैरव पांडे की कहानी लिखनी है। इनके धर्म प्रेमी थे ये। ये अगर भैरव पांडे की बात करें, याद कर लीजिएगा, भैरव पांडे क्या थे? हमारे क्या थे? धर्म प्रेमी थे। धर्म प्रेमी का मतलब कि वो धर्मनिष्ठ थे, मतलब एक धर्मनिष्ठ एवं कर्मकांडी व्यक्ति हैं, और वे धार्मिक कर्मकांडों में आस्था रखते हैं। वे अपने हाथ में सूत कातकर जनेऊ बनाते हैं और पहनते हैं। धर्म कर्म के कार्यों में लगे रहते हैं, पत्रा देखते हैं और सत्यनारायण की कथा बाँचते हैं, यानी कहते हैं। बाँचने का मतलब कथा कहना, ठीक है? और और न्याय प्रिय हैं भैरव पांडे। अपने भाई की अत्यंत प्रेम करने पर भी उनकी उसके नैतिकता और अशिष्ट व्यवहार को देखकर उन पर क्रोधित होते हैं और उसे भला-बुरा कहकर पीट भी देते हैं। साहसी और निर्भीक थे ये। देखिए, जब क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि जब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, और भैरव पांडे परम साहसी और निर्भीक हैं, विपत्ति में घबराते नहीं हैं और विचलित नहीं होते हैं। और पिता की मृत्यु के बाद पिता का कर्ज देख-रेख के लिए क्या हो जाता है, दुमुहा बच्चा और बाढ़ में ध्वस्त मकान मिला, किंतु उन्होंने घबराए बिना एक साहसी व्यक्ति के समान संपूर्ण विघ्न बाधाओं को झेलते हुए सम्मान के साथ क्या होते हैं, कुलदीप का पालन किया, और तथा तथा क्या हुआ यहाँ पर, वंश की मर्यादा को बनाए रखने का प्रयास किया। सचरित्र थे वो, सचरित्र थे, उनका चरित्र क्या था? सच्चा था। भैरव पांडे एक चरित्रवान व्यक्ति के रूप में चित्रित हुए हैं। उन्होंने अपने पूर्वजों के मान सम्मान का ध्यान ध्यान है। गांव की बहू बेटियों को वह अपनी बहू बेटी समझता है। जब कुलदीप फूलमतिया के प्रेम करता है तो भैरव पांडे उसे डांटते हैं, लेकिन उसके भाग जाने पर फूलमतिया और उसके दोमुहे बच्चे को अपनाते हैं, उसे आश्रम देते हैं। यही कहानी जब होती है, जब फूलमतिया को क्या किया जाता है, गाँव के लोगों द्वारा प्रताड़ित किया जाता है, कि आखिरकार गाँव के लोग कहते हैं एक कलंकिनी है, इसको हम लोग कर्मनाशा की नदी में फेंक देते हैं। उस समय भैरव पांडे सामने आते हैं, बोलते हैं कि अगर यही अगर तब यहाँ पे गाँव वालों को समझाते हैं कि अगर फुलमतिया अगर कलंकित है तो ऐसा कोई घर नहीं है जो कलंकित नहीं है, तो सभी को कर्मनाशा की नदी में फेंक देना चाहिए। तो यही बात वो गाँव वालों को समझाते हैं। हालाँकि गाँव वाले फिर इनसे लड़ते हैं, लेकिन ये बाद में क्या करते हैं, गाँव वालों को समझाने में सफल हो जाते हैं, तो इसलिए उसकी जान बच जाती है इस तरीके से। और इसमें देखिए क्या चीज़ें हैं, और देखिए खंडकाव्य आपको मैंने बताया, तो ये अपने ज़िले के आधार पर अपने ज़िले के आधार पर इसको करना है। इसमें आपको देख लेना है आपके ज़िले में क्या है, हालाँकि ये फिक्स होता है आपके लिए, फिक्स होता है कि क्या करना है आपके लिए, और वो अपने ज़िले के आधार पर आपको क्या कर लेना है, कर लेना है, ठीक है? कर लेना है, और इसमें आपको बहुत ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है, ना ही बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रेस लेना है, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होने वाली है। आगे चलेंगे। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी, और कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ये आप कर लेंगे। उसके बाद संस्कृत का आपका आता है। संस्कृत को मैं आपको बताने का थोड़ा प्रयास करूँगा। देखिए, संस्कृत में क्या है कि याज्ञवल्क्य उवाच न वा अरे मैत्रेयी पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु वै कामाय पतिः प्रिय भवति न वा अरे जायाः कामाय जाया प्रिया भवति आत्मनस्तु वे कामाय जाया प्रिया भवति न वा अरे पुत्र विस्तस्य च कामाय पुत्रो वित्तम वा प्रियम और भवति आत्मनस्तु वे कामाय पुत्रो वित्त प्रियम भवति न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वम प्रियम भवति आत्मस्तु वै कामाय सर्व प्रियम भवति तस्माद् आत्मा वा अरे मैत्रेयी द्रष्टव्य दर्शनार्थ श्रोतव्य मंतव्य निषिध्यासीत अभ्यश्च आत्मनः खलु दर्शनेन इदम सर्वम विदितम भवति। आपका ये हो जाएगा। अब इसमें आपको संदर्भ लिखना है। हालांकि संदर्भ में आपको बता देता हूँ कि संदर्भ में आपको कैसे करना है, ठीक है? चलिए, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के आत्मज्ञ एवं सर्वज्ञ शीर्षक से अवतरित है। इसमें ऋषि याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी उनकी पत्नी होती हैं, के
वार्तालाप द्वारा आत्मज्ञान का उल्लेख किया गया है। अनुवाद की बात करेंगे, याज्ञवल्क्य बोले, अरि मैत्रेयी पत्नी, पति पति की कामना यानी इच्छा पूर्ति के लिए प्रिय नहीं होता, पति को अपनी ही कामना के लिए प्रिय होता है। अरि न ही पति को पत्नी पत्नी की कामना के लिए प्रिय होती है, वरन अपनी कामना के लिए पत्नी प्रिय होती है। अरि पुत्र एवं धन की कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय नहीं है होते, बनते अपनी ही कामना के लिए पुत्र एवं धन प्रिय होते हैं। इसलिए हे मैत्रेयी, हे मैत्रेयी, आत्मा ही देखने योग्य है, दर्शनार्थ सुनने योग्य है और मनन करने योग्य है, ध्यान करने योग्य है। आत्मदर्शन से अवश्य ही यह सब ज्ञात हो जाता है। ठीक है। और प्रजानामेव भूतर्थ शताभ्यो बलि 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 मगृहीत सहस्र। अभी आपका क्या आ गया, आपका श्लोक आ गया, श्लोक आ गया, यहाँ से ख नंबर में क्या आ गया, श्लोक आ गया। श्लोक में भी आपसे पूछा जाता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण साथियों। आपके लिए जितने भी प्रश्न यहाँ पे कराए जा रहे हैं ना करेजा लोग, इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट यार, आप लिख कर चले जाइए, लिख कर चले जाइए, आप एग्जाम में मिलेंगे ही मिलेंगे। जितना मैं प्रैक्टिस सेट करवा रहे हैं हम लोग ना, बस उस प्रैक्टिस सेट को आपको पढ़ना है और कोई चीज का टेंशन नहीं लेना है, आपको किसी चीज का टेंशन नहीं लेना है। ठीक है। चलिए, प्रस्तुत श्लोक देखिए, प्रजानामेव भूतर्थ्यम शताभ्यो बलिम गृहीत सहस्र गुण मुक्त स्त्रष्टभ्याम दत्ते ही रसम रवि। आपका ये हो जाएगा। अब देखिए, अब देखिए इसमें क्या हो जाएगा। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक संस्कृत दिग्दर्शिका के निप्ति दीर्घलिप पाठ से अवतरित है, जो कि महाकवि कालिदास के रघुवंशम के प्रथम सर्ग से संबंधित है। इसमें कहते हैं राजा दिलीप क्या कहते हैं, वे प्रजा के हित के लिए यही प्रजा से कर लेते थे। क्या कर लेते थे, जैसे सूर्य जब भाप के रूप में जल, ध्यान दीजिएगा, क्या जल, क्या जल ग्रहण करता है तो कोई नहीं जान पाता, तब उसका लाभ लोगों को वर्षा के रूप में मिलता है और प्रजा प्रसन्न होती है। ऐसे ही राजा तब प्रजा कर लेता है तथा प्रजा को कोई कष्ट नहीं होता था, परंतु जब उसका लाभ प्रजा को मिलता था तो वह प्रसन्न होती थी। निम्नलिखित में से किन्हीं दो प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर आपको देना है। मूल संघस्य जन्म कुत्र अभवत, अथवा महर्षि दयानंद दयानंद दयानंदस्य जन्म कस्मिन् स्थाने भवत। महर्षि दयानंदस्य मूल शंकर, उनका नाम क्या था, जन्म सौराष्ट्र प्रांतस्य टंकारा 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 नामनी ग्रामे अभवत। ठीक है, कर देना है, कोई दिक्कत किसी को नहीं होनी चाहिए। दयानंद भगिनी कथम पंच तत्वम गथा, तो क्या हो जाएगा इसमें, दयानंदस्य कनीयसी भागिनी विसु विसुचिकया पंचत्वम गत्वा। ठीक है ना, आगे चलेंगे 3 नंबर। विरजानंद कश्य गुरु आशित, क्या हो जाएगा अथवा में, महर्षि दयानंद गुरु का आशित। महर्षि दयानंद के गुरु कौन थे, आपको ये बताना है, उनके गुरु कौन थे, विरजानंद आशीष। कौन थे साथियों, विरजानंद आशीष। आप इतना भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर में आप क्या लिख सकते हैं, तो साथियों करेजा लोग क्या लिख सकते हैं, बिरजानंद आशित भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत इसमें किसी को नहीं होनी चाहिए। ठीक है। चलिए, अब देखेंगे आगे, वीर रस की परिभाषा आपको लिखना है। जब किसी काव्य या कविता को पढ़कर और सुनकर आश्रय के मन में क्या हो, शत्रु उत्कर्ष, दीनोत्थान, अधर्म विनाश आदि से संबंधित उत्साह नामक स्थायी भाव जागृत होता है, तो काव्यगत अंगों विभाव अनुभाव आदि के संयोग से वीर रस की उत्पत्ति होती है। जैसे चढ़ चेतक तलवार उठा, क्या करा है, चढ़ चेतक तलवार उठा, करता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट करता था सफल जवानी को। ठीक है, ये आपका हो जाएगा। तो चलिए हम लोग चलते हैं, आगे चलेंगे। उपमा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित आपको उपमा अलंकार की परिभाषा आपको उदाहरण देना है। तो जहां किसी काव्य या कविता में क्या कह रहा है, काव्य या कविता में सामर्थ्य कारण उपमेय और उपमान में समानता या तुलना की जाए, वाचक सासी सम सरिस आदि उपमेय में उपमान में संबंध स्थापित करते हैं, वहां उपमा अलंकार होता है। जैसे मुख मयंक सम मंजू मनोहर। ठीक है, आगे चलेंगे। निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध आपको लिखना है। जैसे निबंध में आपको क्या आ गया, मैं आपको थोड़ा बताने का प्रयास करूंगा और सभी लोग ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपको क्या करना है मैं आपको बता देता हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। जैसे
बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य। पहला आपको क्या करना है, 3 आपको इसमें देगा, कितना? 1, 2, 3, 3 देगा, 3 में से आपको 1 पकड़ना है उँगली, ठीक है? किसी एक को पकड़ लेना है, उसको कर देना है। जैसे इसमें दिया है क्या? बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य, दूसरा राष्ट्र के निर्माण में शिक्षा की भूमिका, तीसरा भारत में आतंकवाद की समस्या और चौथा पर्यावरण प्रदूषण की समस्या और समाधान। तो इसमें तो 4 दिया है, 4 दिया है तो 1 ही आपको करना है, ज़्यादा नहीं करना है कि हमको ज़्यादा नंबर मिल जाएगा, हम 2 कर देते हैं। ऐसा नहीं करना है गलती बाबू, ठीक है? ऐसा गलती आपको नहीं करना है। चलिए ध्यान दीजिएगा, इसमें जैसे बढ़ती जनसंख्या और देश का भविष्य एक गंभीर चिंता है आपको। जैसे कि अब जनसंख्या बढ़ती जा रही है, तो उसपे आपको निबंध लिखना है कि जनसंख्या बढ़ने से क्या होता है, ठीक है? ये आपको लिखना है। जैसे बढ़ती जनसंख्या आज विश्व की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। भारत भी इस समस्या से अछूता नहीं है और बढ़ती जनसंख्या के कारण देश में सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय संतुलन पर गहरा प्रभाव पड़ रहा है। हालाँकि ये चीज़ें याद करने वाली नहीं है यार साथी, आप लोग समझ नहीं रहे हो। ये चीज़ें याद करने वाली नहीं हैं। ये चीज़ें याद करने वाली, ये आपको समझने वाली चीज़ है। हालाँकि समझ लो, आप लिख लीजिएगा अपने से अच्छी तरीके से, ठीक है? बढ़ती जनसंख्या के कारण पहली तो आपको जन्म दर में वृद्धि। जन्म दर में वृद्धि मतलब कि बच्चे पैदा ज़्यादा हो रहे हैं, मर कम रहे हैं। मतलब ऐसा है कि जब सुविधाएँ हो जाती हैं हमारे समाज में कि हॉस्पिटल की सुविधा हो जाती है, ट्रांसपोर्ट की सुविधा हो जाती है, तो उस समय जो बच्चों की जन्म दर है वो बहुत ज़्यादा हो जाती है और समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है ना? तो ये चीज़ें आपको लिखना है। मृत्यु दर में कमी मतलब मृत्यु दर में कमी आपकी हो जाएगी, मतलब कि मृत्यु दर में कमी हो जाएगी, वही आपको लिखना है कि जितने लोग यहाँ पे लिखना है कि चिकित्सा सुविधाओं से सुधार के कारण मृत्यु दर में कमी आई है, जिससे जीवन प्रत्याशी बढ़ी है, ठीक है? ये करना है आपको। उसके बाद प्रवास, ग्रामीण क्षेत्रों में क्या हो रहा है, ग्रामीण क्षेत्रों से शहरी क्षेत्रों में पलायन के कारण भी जनसंख्या वृद्धि हो रही है। बढ़ती जनसंख्या के प्रभाव संसाधनों पर दबाव, मतलब जनसंख्या बढ़ेगी तो साधनों पर दबाव बढ़ेगा कि यार एक जगह से दूसरी जगह आने में बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, ठीक है? ये बात हो जाएगी आपके लिए और रोज़गार का संकट हो जाएगा। बहुत ज़्यादा जनसंख्या हो जाएगी तो रोज़गार कहाँ से आपको मिलेगा यार? ठीक है? ये आपका हो जाएगा। शहरीकरण शहरीकरण भी आपको कर देना है कि बढ़ती जनसंख्या के कारण शहरीकरण की समस्या बढ़ रही है और जिससे शहरी क्षेत्रों में भीड़-भाड़, प्रदूषण और यातायात की समस्याएँ भी बढ़ रही हैं। पर्यावरण क्षरण की बात करेंगे, पर्यावरण क्षरण में बढ़ती जनसंख्या के कारण वनों की कटाई क्या? वनों की कटाई, भूमि का क्षरण और जल प्रदूषण जैसी समस्याएँ बढ़ रही हैं। सामाजिक समस्याएँ भी बढ़े बढ़ती जनसंख्या के कारण अपराध, गरीबी और असमानता जैसी सामाजिक समस्याएँ भी बढ़ रही हैं, आपको ये कर देना है, ठीक? आगे समाधान क्या है? जनसंख्या नियंत्रण में परिवार नियोजन तरीकों को बढ़ावा देना कि आप हम 2 हमारे 2 की नीति अपनाइए, सरकार बहुत चला रही है, आप ध्यान दे रहे हैं, ठीक है? और शिक्षा, महिलाओं को शिक्षा को बढ़ावा देना, लिंग समानता को बढ़ावा देना, रोज़गार सृजन करना, उद्योगों को बढ़ावा देना और रोज़गार के नए अवसरों को पैदा करना, शहरी नियोजन और पर्यावरण संरक्षण और निष्कर्ष में आप क्या लिख देंगे, ध्यान दीजिएगा। बढ़ती जनसंख्या एक गंभीर समस्या है, जिसके दूरगामी प्रभाव हो सकते हैं। इस समय देखिए, इस समस्या से निपटने के लिए सरकार, समाज और व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास करने होंगे। हमें संसाधनों का कुशल उपयोग करना होगा, पर्यावरण का संरक्षण करना होगा और क्या करना होगा? जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करना होगा, तभी हम अपने देश की भविष्य सुरक्षित कर सकेंगे। ये बात आपको लिखना होगा यार साथियों, बस आपको इतना ही लिखना है और कुछ नहीं करना है। तो ये बातें आपको समझ में आ रही है ना कलेजा लोग? चलिए आगे चलेंगे, ध्यान दीजिएगा। आगे आपका आता है संधि बताना है, तत् धन टीका में संधि आपका क्या हो जाएगा? तट्टिका हो जाएगा। उत धन लेख में संधि आपकी क्या होगी? उल्लेखा हो जाएगी। विष्णु प्लस अव में संधि आपकी क्या होगी? विष्णु अव हो जाएगी। जितेंद्रिय में समास आपका क्या हो जाएगा? इंद्रियों को जीतने वाले कर्मधारय समास। प्रतिदिन में समास आपका क्या हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। क्या अव्ययी भाव समास? आपबीती में समास, तत्पुरुष समास आपको लिख देना है। अब आपका आता है क्या? आपका क्या आता है? अपने क्षेत्र में रही हरे-भरे पेड़-पौधों की अंधाधुंध कटाई का पर नियंत्रण हेतु क्या करना है? नियंत्रण हेतु जिलाधिकारी को एक पत्र आपको लिखना है। आपको क्या लिखना है? ध्यान दीजिएगा। लिखना है सेवा में क्या लिखना है सबसे पहले? सेवा में श्रीमान जिलाधिकारी महोदय, कामा लगाना है, यहाँ कामा आपको लगा देना है। उसके बाद इसके नीचे ही आपको यहाँ पर ऐसे लिखते चले आना है। क्या लिखना है? ध्यान दीजिएगा। सहारनपुर, उत्तर प्रदेश, आपको यहाँ पर दिनांक डाल देना है, ठीक है? उसके बाद क्या लिखना है आपको मैं बता दूँ। कि विषय में आपको लिखना है वृक्षों की अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण हेतु प्रथम पत्र। अभी आपको देखिए विषय कहाँ से ले आएँगे, विषय ध्यान दीजिएगा। विषय कहाँ से ले आएँगे, विषय की बात करते हैं। देखिए, अंधाधुंध कटाई पर नियंत्रण हेतु प्रार्थना पत्र, यही आपको विषय में लिख देना है, ठीक?
महोदय लिखेंगे, विनम्र निवेदन है कि आपको अत्यंत दुःख के साथ सूचित करना पड़ रहा है कि इधर इधर यानी कि हमारे तरफ क्या हो रहा है, कुछ महीनों से मतलब कुछ समय से क्या हो रहा है कि हमारे क्षेत्र में जो हरे-भरे पेड़ हैं या फलदार जो पेड़ है ना, उनकी कटाई अंधाधुंध रूप से की जा रही है, ठीक है ना? उसके लिए आपको क्या लिखना है, एक कॉलोनियों का निर्माण हेतु हो सके मतलब जैसे कि कॉलोनी का निर्माण करना है, तो अंधाधुंध कटाई लोग कर रहे हैं, उसके निवारण हेतु आपको एक पत्र लिखना है, ठीक है? अपने स्वार्थ की सिद्धि हेतु वृक्षों को काटने में ये क्षेत्र के लोग तनिक भी नहीं सोचते हैं कि फल-फूल और शीतल छाया देने वाले वृक्ष हमें बाढ़, सूखा जैसे प्राकृतिक आपदाओं से बचाकर हमारे पर्यावरण की रक्षा करते हैं। तो ये तो उनको समझ में आ नहीं रहा है, बस काटे पड़े हैं कि कितना पेड़ कट जाए और हम कितना अपना घर बना लें। वही चीज़ इसमें आपको मेंशन करनी है और कुछ करना नहीं है आपको, ठीक है? तो यही बातें आपको समझ में आ रही है कि नहीं समझ में आ रही? उसके बाद अतः आपसे मेरा निवेदन है कि अतिशीघ्र आवश्यक दंडात्मक कानूनी कार्यवाही करने के लिए पहल करके वृक्षों की रक्षा में योगदान दें। अब आपको क्या लिखना है यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। ये चीज़ें आपके लिए बेहद इम्पोर्टेंट है लिखना। ये नहीं लिखेंगे तो आपको नंबर नहीं मिलेगा। यहाँ आपको धन्यवाद लिखना है और दिनांक यहाँ पे डाल देना है और यहाँ पे भवदी या प्रार्थी यहाँ पे आप नाम अपना ओरिजिनल मत डालिएगा। एक्स, वाई, जेड यानी क, ख लिख दीजिएगा, ठीक है? ओरिजिनल नाम आपको बिल्कुल नहीं लिखना है, ठीक है? और सहारनपुर, उत्तर प्रदेश आपका पता डाल देना है, ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे। बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय कौन-सा हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा। बुद्धिमान शब्द में प्रत्यय आपका क्या हो जाएगा? मातुक प्रत्यय। महत्ता में शब्द में प्रत्यय तल प्रत्यय और हंसितव्य में शब्द में कौन-सा प्रत्यय है? तव्यत प्रत्यय आपका हो जाएगा। किसी एक पद का विभक्ति और संबंधी आपको बताना है। देखिए, पादेन में आपका क्या हो जाएगा? तृतीया विभक्ति और नियम योपांग विकार योगे तृतीया आपका हो जाएगा, ठीक है? अगर कुपाद की बात करें, तो कुपाद में देखेंगे इसमें विभक्ति कौन-सी हो जाएगी आपकी? पंचमी विभक्ति। नियम आपको नहीं लिखना है वहाँ पर, ठीक है? चलिए, आगे चलेंगे। आगे विभक्ति सप्तमी आपका ये हो जाएगा, ठीक है? अब देखिए, आप यहाँ हो जाएगा जिस समूह अथवा वर्ग में चयन का निर्धारण होता है, वहाँ पर षष्ठी और सप्तमी विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, ठीक? तो आपके लिए पूरा का पूरा मॉडल पेपर सॉल्यूशन था। अगर आपको वीडियो पसंद आती है, आप चैनल को क्या कर सकते हैं? लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कर सकते हैं। तो फिर आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए साथियों, जय हिंद, जय भारत।